अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बात 90 के दशक के शुरुआत की है, जब देश की राजनीति में एक तरफ जाति तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का कार्ड, ये दो ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए जिन्होंने आने वाले कई दशकों की, ऐसा लगता है जैसे राजनीति का एजेंडा सेट कर दिया। वो जो मंडल की बातें और कमंडल की बातें हैं, वो नए नए रूप और आकार में लगातार आपके सामने प्रस्तुत होती रही हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी ये चुनाव आता है तो सबसे पहले मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जाता है, सभी राजनीतिक दल अपने कोर एजेंडे पर चले आते हैं। अब कोर एजेंडे की अगर हम बात करें, मुख्य मुद्दे की अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने सहयोगी हैं, उनकी कोशिश रहती है कि जो एक हिंदुत्व का कार्ड है उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए और उसी में विकास की बातों को जोड़ा जाए और उसी में सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात जोड़ी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो गैर भाजपा दल होते हैं, इंडिया गठबंधन, उनकी कोशिश रहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों का हित साधने वाली पार्टी और साथ ही साथ मुसलमान और पिछड़े और दलित के खिलाफ खड़े राजनीतिज्ञों की जमात बोलकर उनको वोटों से दूर करना चाहती है। इस बात को आपने लोकसभा चुनाव के दौरान महसूस किया और अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जो लाइन थी, वो खासी उत्तर प्रदेश में सफल भी होती दिखी। भारतीय जनता पार्टी को जाहिर है इस बात की चिंता है और एक कैसे सबको करे ताकि वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए और जातीय गुणा गणित में बट न जाए, ये चिंता उसे लगातार सताती है। अब ऐसे में जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, तो जाहिर है कि ये जो लाइन है, ये फिर से मुखर तरीके से जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों पक्ष का, वो अपनी बात कह रहा है। और सामने आकर के आज तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों ने इस बात को अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की बातों पर जाए उसके पहले इस बात को भी महसूस कीजिए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो पॉपुलर लाइन रही है, वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से रही है। सबने देखा है कि योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे ने हरियाणा चुनाव से लेकर के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, उपचुनाव वहाँ तक, और उसके बाद उस लाइन को लेकर के वो महाराष्ट्र भी गए, वो चल रही है। यानी कि उसका बड़ा सीधा मतलब ये है कि अगर आप बट जाएंगे तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो मारे जाएंगे। वो जाहिर है कि एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो एक होकर रहें, और उनका सीधा मतलब इस बात से होता है कि दंगे अगर हुए तो फिर आप एक रहिए ताकि आपको कोई छू ना सके। ये जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है, ये सर्वोपरि योगी आदित्यनाथ की बातों में होती है। महिला सुरक्षा कि भाई अगर कोई महिला सड़कों पर चल रही है तो धमक ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति छेड़खानी करने की हिम्मत न करे, कोई भी व्यक्ति महिलाओं को परेशान करने की हिम्मत न करे। एक सुरक्षा का जो मसला है उसको लेकर के सबको एक करिए, और सियासत का ये कलीवर जो है
योगी आदित्यनाथ की अब पहचान बन चुकी है। और ये बात जब वो पहुंचते हैं अपने भाषणों में तो लोग उम्मीद भी करते हैं वो इस बात को कहें और लोग बाग इसी बात पर तालियां भी बजाते हैं। लेकिन बात केवल सुरक्षा से जुड़ी हुई है क्या, या फिर बात को क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह से समझ रही है या थोड़ा और बारीक जा रही है? जो योगी आदित्यनाथ की लाइन है उसे तो आरएसएस ने इंडोर्स किया है, और जब आरएसएस ने मोहर लगा दी तो आप समझ लीजिए कि वो सबकी लाइन है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का भय दिखा करके वोटों को एकत्रित करने का ये जो प्रयास है हिंदुत्व के कार्ड पर, ये अपने आप में पूरी तरह से सफल हो जाएगा, इसकी गारंटी 100% तो नहीं है। लोग बाग याद करते हैं कि जो दशकों पहले अयोध्या में मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद चुनाव हुए थे और 6 दिसंबर के बाद वाली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। साल भर के भीतर मुलायम सिंह यादव साल भर से 3 दिन कम में ही 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली थी। तो ये हिंदुत्व का एजेंडा कहीं जाकर के रुक जाता है क्या? और ऐसे में ज़रूरी होता है कि जो जातीय गुणागणित है उसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि जातीय गुणागणित लेकर के जिस तरह से अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं वो एक टेम्पलेट की तरह है, दूसरे राज्यों में भी उसको कॉपी किया जाए। एक दौर था जब अखिलेश यादव फरसा लहरा रहे थे, जो कि भगवान परशुराम की पहचान है, जो ब्राह्मणों के ईष्ट देव कहलाते हैं, और वहाँ से उनकी जो राजनीतिक सोच है वो बदल गई और आज की तारीख में उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ पीडीए निकलता है। और वो निकले भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें मिली है खासी सफलता लोकसभा चुनाव में, और ये सफलता बदस्तूर कायम रहे इसके लिए वो पीडीए पर ही जोर दे रहे हैं। और उन्हें ऑब्जर्व करने वाले बीजेपी के रणनीतिकार ये समझ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे की अपनी एक ज़बरदस्त अपील है, लेकिन इस अपील में अगर जातीय गुणागणित का तड़का नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक खलिश रह जाती है। और आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में अपने प्रचार के पहले दिन यही बात कहते और करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में एक नारा दिया, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, सुरक्षित है, सुरक्षा। इस मसले को तो उन्होंने उठाया कि आप सेफ तभी हैं जब आप एक हैं, और ऐसा लगा जैसे कि बटोगे तो कटोगे के बाद की अगली लाइन वो दे रहे हैं, एक है तो सेफ है। लेकिन बात वहां से जरा आगे की थी। एक तो होना है सिर्फ इसलिए नहीं कि सुरक्षा का मसला है, बल्कि इसलिए भी होना है कि जातियों में तोड़ने की कोशिश समाज को भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कर रहे हैं। ये संदेश के तौर पर देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने धूले, जो कि उत्तर महाराष्ट्र में है, वहां से की। और फिर उन्होंने बड़े तफसील से समझाने की कोशिश की कि देखिए, संविधान लेकर के राहुल गांधी महाराष्ट्र आए, नागपुर में संविधान सभा भी किया, लेकिन संविधान हमने जम्मू कश्मीर में लागू किया, हमने 370 हटाया और पूरे देश को एक विधान एक संविधान के तहत किया। उन्होंने जोर देकर के कहा कि कोशिश कांग्रेस की और उसके सहयोगियों की ये है कि वो हमें जातियों में विभाजित करें, और जातियों में विभाजित करके वो जो हमारी एकता है उसको छिन्न भिन्न करके कुछ जाति वर्गों को समेट करके, और जाहिर है इशारा पीडीए की तरफ रहा है, कुछ जाति वर्गों को समेट करके वो एक वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक रहें और तभी हम सेफ रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने नारा दिया, एक है तो सेफ है। केवल सुरक्षा की बात नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, सुरक्षा से आगे इस बात का तोड़ भी निकाला जा रहा है कि पीडीए एक सशक्त आवाज बन गई है।
शायद इंडिया गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ा गुणसूत्र है जिसके जरिए वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। अगर कास्ट कार्ड चल जाता है, क्योंकि कहा यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और नेशनलिज्म के कार्ड के आगे हमेशा जो कास्ट कार्ड है, जातीय गुणागणित है, वो ज़्यादा सफल होते नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने इन दोनों कार्ड्स को जोड़ करके एक नया नारा इजाद किया और कहा एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी झारखंड में थे, सिमडेगा में थे और उनके हाथ में थी संविधान की कॉपी, वो संविधान जिसे लेकर वो हर जगह जा रहे हैं और सब कुछ उनकी आज की तारीख में डिबेट जो है वो आरक्षण के आसपास है। उन्होंने कहा है कि ये हक नहीं देना चाहते और हक तभी मिलेगा जब जातीय जनगणना हो, और जातीय जनगणना के बाद जो 50% की सीमा आरक्षण पर लगा रखी है उसे हम तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाएंगे। चाहे वो काका कालेलकर समिति रही हो या फिर वो मंडल कमीशन या नियोगी कमीशन जिसने भी ओबीसी रिजर्वेशंस की बात की थी, उन सबों में आबादी जो बताई गई है वो मौजूदा जितनी रिजर्वेशंस मिली है उससे तो बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसा है तो फिर जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की वो जो लोहिया की लाइन है उसे राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है। और प्रधानमंत्री यहीं पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो चौथी पीढ़ी है गांधी परिवार की, इसकी लाइन आप समझिए कि आज वो रिजर्वेशंस की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने आरक्षण नहीं आए इसकी पुरजोर कोशिश की थी जब संविधान में अंबेडकर आरक्षण लेकर आना चाहते थे। वो दौर याद करिए जब देश आज़ाद हुआ था और बड़ी मुश्किल से SC ST आरक्षण को संविधान में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने ये बात महाराष्ट्र में कही क्योंकि अंबेडकर के सवाल पर और उनकी बातों पर जाहिर है कि ज़्यादा लोग उनकी बातों को सुनते हुए नजर आएंगे। उन्होंने इंदिरा जी की बात की और कहा कि इंदिरा गांधी, उन्होंने तो आने ही नहीं दिया आरक्षण को। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 79 में ही आ गई थी लेकिन उन्होंने सामने नहीं आने दिया। राजीव गांधी की बातों को भी कोट किया, कहा कि ये तो आरक्षण आने ही नहीं देना चाहते थे, इन्होंने तो कहा था कि इससे मेरिट का नुकसान हो जाएगा। और आखिरकार जब हम आरक्षण को सुनिश्चित करते हैं हर जगह तो राहुल गांधी आकर के तोड़ने की बात करते हैं और वो आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक इन समुदायों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब ये जो लाइन है ये केवल राहुल गांधी की लाइन नहीं है, ये जो राहुल गांधी की लाइन है संविधान के आसपास वाली लाइन, यही तो इंडिया गठबंधन की लाइन थी लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी उसको लेकर और आगे बढ़ रहे हैं और आरक्षण, संविधान, ये सब कुछ मिलकर के इंडिया गठबंधन या गैर भाजपा वोटरों के लिए एक हो गया है। आज की तारीख में उसको कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि चिंता तो है, जाहिर है कि चिंता उत्तर प्रदेश के नतीजों की वजह से है। और उसी क्रम में ऐसा लगता है कि ये जो नया नारा है प्रधानमंत्री का, एक है तो सेफ है, बटना नहीं है, जातिवाद के नाम पर नहीं बटना है, केवल सुरक्षा के सवाल पर नहीं बटना, नहीं, जातिवाद के नाम पर नहीं बटना है। यानी कि हकीकत यही है कि जातीय प्रश्न जो है वो अपने अपने तरीके से एड्रेस करने की कोशिश योगी जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। योगी जी क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं 9, ये बड़े क्रूशियल हैं उनके अपने राजनीतिक करियर के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को मिला झटका उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, महाराष्ट्र में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये तय करता है कि वो जातीय गुणागणित के सवाल को एड्रेस करें। संविधान की रक्षा और आरक्षण, इन दोनों बातों को सिक्के के दो पहलू के रूप में आज की तारीख में इंडिया गठबंधन वाले चला रहे हैं और इसको काउंटर कैसे करना है, कैसे इसकी तोड़ निकालनी है, यही आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि डोमिनेंट थीम, सबसे प्रमुख मुद्दा
भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। लिहाजा एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बटेंगे तो कटेंगे से एक है तो सेफ है। कितना लोगों को ये पसंद आता है? क्या प्रधानमंत्री की बातें, जाहिर है वो एक मास्टर ओरेटर हैं, उनकी बातें लोगों को उसी तरह से समझ में आएगी जिस तरह से वो समझा रहे हैं, या फिर जो आरक्षण का सवाल है, जो पीडीए का सवाल है, जो संविधान का सवाल है, जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, वो बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखना यह है कि नतीजों के जरिए कौन सा संदेश हम तक पहुंचता है। आपको क्या लगता है? आप अपने तरीके से इन बातों पर क्या समझते हैं? अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।